ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बात्या कार्यक्रम सुनने वाला सह पशुपालक भाई ने ओम जी भाई और भोम जी भाई मोकड़ा राम 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 भोम जी भाई राम राम भोम जी भाई राम राम। और सा कई हाल है? हाल तो देखो बढ़िया ही है। बार देखो थोड़ा मौसम रो परिवर्तन है नहीं। हाँ। उन सारू ध्यान राख रिया और देखो और फाल्गुनी जी की बयार है नहीं। हाँ। इनरे कारण तो देखो सर रोम रे मायने रोमांच भरियोड़ो है सा। अरे थे आज तो रोमांच की बात कहो तो ठीक है, पर मैं गणकरा देखूं टाबरिया है नी। हाँ। भी है ना थोड़ा बुखार भी आ रहा है और अस्पताल में थोड़ी भीड़ भी हो रही है। हाँ, और क्यों हो रही है? कहीं था ने देखो लापरवाही है मेन तो कारण आई है। बिल्कुल सा। पर चलो देखो लापरवाही है अपनी ऋतु रो विशेष ध्यान रखना चाहिए, विशेषकर बुजुर्ग और बच्चा बना रो। ये लगे कि गर्मी लाग रही है पंखो चला बार थोड़ो सावधान रक्षा है अभी क्या पर डील है वो स्वस्थ रहसी। पर आज बात कहीं करसो पशु आहार रो चयन किनी बात करी जे उन विषय पर। तो ओम जी भाई देखो डॉक्टर साहब पधारवड़ा है इससे पहले तो आप यानो करो स्वागत। बिल्कुल साहब। डॉक्टर आर के सावल साहब आप रो चौपाल में घणो स्वागत है। आपने में करा राम राम सा राम राम सा राम राम सा। डॉक्टर साहब आज आप बातचीत करसा पशु आहारो चयन विषय पर। और सेव पहले जी को प्रश्न भी हुआ है कि सेव पहले डॉक्टर साहब मैंने आप बताओ कि आहार चयन रो मतलब कहीं है? देखो अब पशुओं को अपन जो है कई वर्षों से दूध के लिए या कई और चीजों के उत्पादन के लिए चयन कर रहे हैं। तो दूध उत्पादन का जो है बढ़ रहा है। अब आप भी देखते होंगे कि अपने पूरे भारतवर्ष में पिछले कई सालों से जो है दूध की उत्पादन क्षमता जो है अपने पशुओं की धीरे धीरे बढ़ रही है। पर इस बढ़ती दूध की जो क्षमता है उसके लिए हमें आहार भी अच्छा चाहिए। और आहार अच्छा चाहिए तो उसको जो है ना आहार को अपन अगर चयन करें तो कैसे जाके मंडी में देखें तो उसकी क्या महत्व बने। क्योंकि अगर एक पशु जो है जिसकी अच्छा उत्पादन है और आपने उसको निम्न श्रेणी का आहार दे दिया तो उत्पादन तो घटेगा ही ना। तो ऐसे में क्या है कि उत्पादन को बनाए रखने के लिए या बढ़ाने के लिए अपन को जो आहार के जो भी अपन उसमें गुण डालते हैं उसमें खाद्य डालते हैं उन खाद्यों को अपन धीरे धीरे करके जो है ना ऐसी श्रेणित करें कि जो है हमें अच्छे उत्पाद मिले। यानी कि अच्छे खाद्य के जो खाद्य पदार्थ हैं उनको अपन इस्तेमाल करेंगे तो जो पशु की उत्पादकता है वो बनी रहेगी और या बढ़ेगी, घटेगी नहीं। अगर वही अपन जो है उत्पाद पशु का जो आहार का चयन अपन ठीक नहीं करेंगे तो उत्पादकता घट सकती है और पशुपालक को नुकसान हो सकता है। तो डॉक्टर साहब थे आप बताओ कि पशु आहार रो चयन किन बात करी जाए उनका तरीका किसा होया करे? इसमें मोटे तौर पे जो है ना हर एक किसान भाई जो है मंडी में जाते हैं और 3 तरीके जो है अपनाते हैं। इनको जो है पहले तो आंखों से देखना। आपने आंखों से देखा कि आपको कोई चीज अच्छी लग रही है तो आप सुने। दूसरा क्या है कि आप स्पर्श से देख सकते हैं, जैसे तेल वाली चीजें हैं उनको अपन स्पर्श से देख सकते हैं हाथ लगा के। तीसरा क्या है कि आप उसको सूंघ सकते हैं। कई बारी क्या होता है कि जैसे चोरी है, चोकर है या तेल वाली चीजें हैं उनमें जो है ना कुछ तेल की अगर वो ज्यादा देर तक रखी हुई हो। देखो एक तो कोई चीज है जो फ्रेश है और जो है आपके मंडी से या मिल से सीधी आ रही है तो आपको उसमें जो है ना एक फ्रेश चीज की सुगंध आएगी और ताजा चीज की। दूसरा क्या है कि कोई चीज बासी पड़ी है और बहुत देर से पड़ी है तो ऐसे में क्या है तेल जो है ना रेंसिड हो जाता है और उसकी जो सुगंध आती है तो उससे एहसास हो जाता है कि ये जो चीज है ये पशु जब हमें नहीं भा पा रही तो पशु को कैसे भाएगी। तो इन 2-3 चीजों से जो है ना उसका अपन चयन करते हैं। पहले तो आंखों से देख के, दूसरा जो है उसको जो है सूंघ के और तीसरा हाथों से स्पर्श करके कि चीजों को कैसे देखें। इसमें फिर जो है हमारे पास हर वर्ग के जो हमारे पास खाद्य हैं उनको अपन किस तरह से चुने उसके ऊपर जो है उसके ऊपर भी अपन चर्चा कर सकते हैं। तो जैसे आपके तेल की खली है तो तेल की खली में मुख्य तौर पे अपने पास जो है मूंगफली की खल है जो इस भूभाग में होती है। मूंगफली की खल जो है पहले जो खलियां हैं वो 2 तरीके की आप देखेंगे जो मुख्य तौर पे आपको मंडी में मिलती हैं। क्योंकि हर एक पशुपालक अपने घर में एक मिश्रण बना सकता है। एक तो है घानी में निकली हुई खल, दूसरी है मशीन से निकली हुई खल, तीसरी जो है वो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड खल।
मतलब उसमें क्या होता है, जैसे जो घानी से निकलती है उसमें अक्सर तेल रह जाता है, क्योंकि ये एक मैकेनिकल प्रेस होता है। यानी कि आपने सरसों को प्रेस किया, तेल उसमें लगभग जो है कुछ तेल तो निकल जाएगा, लगभग 7-8% तेल रह जाता है। दूसरी जो है मैकेनिकल प्रेसिंग है, जिसमें एक्चुअली जो मशीनों से खास निकलती है, इसमें तेल की मात्रा कम होती है, 3-4-5% ही होती है, बाकी खल रहती है, बाकी तेल इस्तेमाल हो जाता है। और तीसरी जो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड, इसमें क्या है कि अपन हेक्सेन से एक्सट्रैक्ट करते हैं और तेल की मात्रा बिल्कुल कम हो जाती है। और ऐसे में क्या है कि ये भी चीजें हैं, ये एक पशुपालन के तरफ से देखें तो ये चीज उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि पशु को जो है ताकत चाहिए। जब ताकत चाहिए तो उसमें कुछ ना कुछ आहार के अंदर कुछ तेल भी चाहिए। तो खली के इसके बहुत मोटे मोटे तरीके हैं। ऐसे में क्या है कि जो मोटी मोटी खलियां हैं, चाहे बिनोल की, चाहे सरसों की खल है, मूंगफली की खल है, तिल की खल है, इन सभी खलियों को जो है ना अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर जैसे गाँव के परिवेश से देखें तो गाँव के लोग जो है घानी वाली खल निकली हुई है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मशीन वाली खल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों खलियों में अच्छा अनुपात मिला सकते हैं, क्योंकि मूंगफली की खल देखें तो थोड़ी सी नस्वारी रंग की होती है या भूरे काले रंग की होती है, भूरा डार्क भूरा रंग आता है। तो सरसों में थोड़ा सा पीला रंग आता है, पीला और ब्राउन रंग कलर आता है, हल्का हल्का भूरो सा रंग आवे, ठीक है ना। जो आपकी बिनोले की खल है वो थोड़ी सी हरे रंग में आती है और थोड़े उसमें रेशे होते हैं। तो ऐसे में क्या है कि पशुपालक जो है उसे ज्यादा अच्छा मानते हैं जिसमें जो है खली है मोटी होती है। क्यों? मोटी होने की वजह से उसमें कुछ तेल बचा रह जाता है, और जब पशुपालक उसे भिगो के खिलाता है तो वही तेल या घी उसके अंदर जो होता है वो पशु को ताकत देता है। तो ऐसे में क्या है कि हर पशुपालक जो है खलियों का विशेष करके चयन करता है, ताकि जो है उसको पशु को जो है एक मोटे तौर पे ताकत की चीज मिले। तो ऐसी जो है बाकी चीजें भी हैं, जैसे अपन देखना चाहें कि अनाज है, तो अनाज में जो है मुख्य तौर पे जो है अगर अपन उत्पादन बढ़ाना है तो जो अपने इस भूभाग में मिलते हैं वो जो है एक तो मक्का है, उसके सिवा जौ या जई है, तीसरा बाजरा है, ठीक है। तो अगर मक्का को देखें तो अक्सर लोग बाग पशुपालकों में ये बड़ी एक मुश्किल आ जाती है कि जो है मक्का अक्सर जो है, क्योंकि ये चीज जब खेत में निकलती है उस समय जो है कई बार बारिश का मौसम बना रहता है। तो अगर तो मौसम ठीक हो तो किसान जो है उसकी जो पैदावार है वो बहुत अच्छी तरह से लेता है, दाना सूख जाता है और दाने में नमी 8% से कम रहती है। परंतु अगर जो है नमी बनी रहे तो अक्सर आप देखेंगे कि मक्की के दाने को आप जो है अपने नाखून से भी खोल के देख सकते हैं, और उसका एक तरफ से जहां से पौधा निकलता है उधर से आप खोल के देख सकते हैं, कई बार आपको अंदर कालापन मिलेगा। तो कालेपन का मतलब ये है कि जो हो सकता है कि जब ये पैदा हुआ या जब सूखने डाला तो उसमें नमी रह गई, और नमी के कारण जो है इसके अंदर जो है फंगस पैदा हो जाती है, और ये जो है ना एक बहुत बड़ी बीमारी का कारण बनता है और पशुओं में उत्पाद कम करता है। विशेष करके मुर्गी पालन में लगभग 40% तक जो है मक्का इस्तेमाल होता है, क्योंकि उनको ताकत भी ज्यादा चाहिए होती है। हालांकि दूध उत्पादन में भी ये चीज चाहिए, पर जो है गाय भैंस में और मुर्गी में उसकी जो टॉक्सिन निकलती है उससे जो है ना उसको तोड़ने की क्षमता गाय भैंस में ज्यादा होती है। तो अपन जो है इस्तेमाल तो कर सकते हैं, पर कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि ऐसे उत्पाद को ना इस्तेमाल करें। और अब एक प्रश्न और बढ़े कि आहार चयन की भूमिका और महत्व के बारे में थोड़ा में जानकारी आप सोचा सा। इसमें जो अभी आपसे मैं जिक्र कर ही रहा था कि जो जैसे एक तो मक्का का जिक्र किया, दूसरा आपको जो है भूमिका इसलिए कहते हैं कि इसमें जब भी अपन निम्न स्तर का उत्पाद खरीदते हैं तो जो है पशु की उत्पादन में कमी आती है। तो अगर अपन जो है इन उत्पादों को थोड़ा आगे पीछे करके इस्तेमाल करें तो पशुओं में उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं, विशेष करके गाय भैंस में फैट भी बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से पशुपालक को आमदनी ज्यादा होगी। तो जैसे अपन देखें इस भूभाग में जौ भी अच्छी होती है, जय भी अच्छी होती है। तो इसमें जौ जय में एक विशेष करके देखने की चीज है कि जो डंखल होते हैं, ये डंखल जो है उसमें कई बार जो है की मात्रा ज्यादा रहती है। तो पशुपालक जो है अक्सर जब भी मंडी में जाता है तो उनको देखता है कि ये डंखल की मात्रा या तो कम होनी चाहिए, क्योंकि जो जौ और जई है ये छिलके समेत मिलेंगे आपको, अक्सर आपने देखा होगा। तो वैसे तो अंदर से दाना जो है थोड़ा सैलेटी रंग का होता है, पर दाना तो जो हालांकि अभी से इंसान भी इस्तेमाल करने लगे हैं अपने अच्छे भोजन के लिए, पर ये चीज इसकी पैदावार भी अच्छी है, पर इसमें केवल इसका एक विशेष ध्यान यही रखने वाला है कि ये चीज ना हो। दूसरा अक्सर आपने देखेंगे जौ और जई में कई बार दाना काला हो जाता है, और ऐसे दाना काला होने की वजह से दाने का साइज भी छोटा हो
जाता है, यानी कि जो उसका आकार है वो छोटा हो जाता है और दाने जो है अक्सर आपको हल्के मिलेंगे। तो अक्सर क्या करते हैं कि पशुपालक भाई अपने यहाँ जब भी दाना निकालते हैं या अपने घर में दाना इस्तेमाल करते हैं तो एक बार पंखी चला लेते हैं, और पंखी चला के एक तो उसके जो डंखल होते हैं उनको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, कुछ हल्के दाने जो होते हैं उनको भी अलग कर लेते हैं, क्योंकि उन हल्के दानों में अक्सर जो आप देखेंगे कि उनमें फंगस की ग्रोथ हुई होती है, काले पड़ जाते हैं, उसमें जो स्मट टाइप सा हो जाता है उसके अंदर, तो उनसे बचाव करना चाहिए। बाजरा के अंदर जो है, बाजरा के अंदर भी बाकी तो कोई विशेष दिक्कत नहीं रहती, पर इसके अंदर भी जो डंखल है वो एक रोल प्ले करते हैं, या कई बार क्या है जो जिस छिट्टे के ऊपर वाला जिस पे दाना होता है वो उसके टुकड़े अक्सर जो है थ्रेशिंग के साथ ही साथ आ जाते हैं, जिसे विशेष करके साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि दाने में अक्सर क्या ताकत होती है। तो ये ताकत जो है उसको बहुत ही ध्यान से जो है इसे जो अगर अपन आप कर लेते हैं अगर, तो जो है हमें कम मात्रा में डालना पड़ेगा, वरना हमें ज्यादा मात्रा में डालना पड़ेगा। फिर क्या है कि इनसे बनने वाले उत्पाद हैं जो चोकर चूरी वगैरह हैं, उनको अपन अगर हम देखें तो जो है जैसे गेहूं की चोकर है। अब गेहूं की चोकर जब भी आप ताजी निकली होगी तो बहुत अच्छी स्मेल आएगी उसके अंदर, यानी सुगंध जो है उसकी बिल्कुल गेहूं जैसी होगी और भूरे रंग के थोड़े थोड़े चपड़ी सी मिलेगी आपको, पपड़ियां सी मिलेंगी, तो बहुत अच्छी सुगंध आती है। यही गेहूं की चोकर अगर थोड़े दिन तक रह जाए तो अक्सर क्या होता है कि चापड़ जो है आपस में चिपक जाती है और उसके अंदर जो है तेल जो है रेंसिड हो जाता है, तो उसकी सुगंध जो है बड़ी अलग तरीके की आने लगती है। पशु अक्सर इस चीज को खाते नहीं है, तो जो है वो जब भी आप उसको आहार के अंदर डालेंगे तो जो है पशु जो है थोड़ा बहुत कम खाएगा, मतलब उसकी चाहत कम हो जाती है। ऐसे ही क्या है कि दूसरी जो चीजें अपन देखें जैसे मूंग की चूरी है ना, अब मूंग की चूरी हरे रंग की होती है, ठीक है ना, पर आजकल मशीनी युग के कारण जो है एक तो छिलका अच्छा टूट जाता है और छिलका और अंदर का जो दाना होता है वो थोड़ा सा पीले रंग का रहता है। तो अगर दाना की मात्रा ज्यादा होती है तो पशु को ज्यादा अच्छा मिलता है, यानी कि जिस चूरी में अगर दाने का टुकड़ा थोड़ा ज्यादा मिलेगा आपको उसकी कीमत भी ज्यादा मिलेगी, मतलब कीमत ज्यादा देनी पड़ेगी। ऐसे जो है उड़द की चूरी है, छिलका काला रहेगा और दाना जो है लगभग सफेद रहता है। मोठ की चूरी में लगभग जो है दाना जो है थोड़ा पीले हल्के पीले रंग का रहता है और छिलका थोड़ा सा भूरे रंग का रहता है। तो ये मोटे मोटे से ये जो चूरी और चापड़ इस्तेमाल करते हैं। ऐसे चने की चूरी है, चने की चूरी में अक्सर आप देखेंगे कि छिलका का कण ज्यादा रहता है और दाने का कण है बहुत छोटा रहता है, विशेषकर रहता नहीं है, या अक्सर ऐसे इन चनों में क्या होता है कि कई बार दाना बहुत छोटा रह जाता है, वो भी पशु आहार का हिस्सा बनता है। तो उसमें छोटे दाने से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, छोटे दाने से दिक्कत नहीं है, पर अगर छिलके का अनुपात ज्यादा है तो फिर जो है उसकी कीमत कम होनी चाहिए। तो ऐसे में पशु पालक को जो है थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, जो हम कीमत दे रहे हैं मंडी में तो उसको क्या वो अच्छी तरह से हाथ से देख के परख रहा है, क्या उसे वो देख के सूंघ के देख के जो है ना उसको लग रहा है कि इसमें ताजापन है। अगर ताजापन नहीं है हो सकता है कि उसे दूसरी किसी जगह पे जाके एक अच्छा आहार देख लेना चाहिए। और ए सावधानी है देखो कार्यक्रम में भी रखनी चाहिए है नी, ज्ञान है साथ साथ मनोरंजन भी जरूरी है। तो भाई अब आप से सुनो गीतड़ लो। मैं डॉक्टर आर्तबंधु साहू, निदेशक राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ये केंद्र ऊँटों के संवर्धन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत है। समस्त ऊँट पालक भाई बहन इस क्षेत्र से जुड़कर अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं एवं व्यवसाय हेतु जो लाभ उठाना है वो उठा सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ऊँटरी बाता माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे जरूर सुने। राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन बेला आप सुन रहा हो कार्यक्रम ऊँटारी बाता और आज चौपाल में जानकारी देने सारू पधारिया है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु डॉक्टर R.K. सावल। और आज आप बातचीत कर रहे हैं पशु आहार चयन विषय पर। डॉक्टर साहब, आहार में लवण मिश्रण रो भी खासो महत्व होया करे, तो आप बताओ कि उनकी पहचान किन भांत करीजे। देखो, मोटे तौर पे जब पशु के उत्पादन को अगर अपन देखें तो हमें प्रति किलो दूध जो है 3 ग्राम कैल्शियम बाहर आता है और 1 ग्राम फास्फोरस भी बाहर आती है। तो ऐसे में जो भी अपन पशु जो लवण मिश्रण अपन इस्तेमाल करते हैं वो काफी गुणवत्ता वाला होना चाहिए। उस गुणवत्ता को अगर अपन देखें तो 2-3 तरीके से अपन गुणवत्ता को देख सकते हैं। पहला तो ये कि अगर आप उसको स्पर्श करें तो स्पर्श करोगे तो बिल्कुल पाउडर की तरह होगा। अगर आप उसे जो है किसी भी टेबल पे या किसी की थाली के ऊपर डाल के देखेंगे तो एकदम फैलता हुआ नहीं, बिल्कुल नीचे चिपकता हुआ मिलेगा, यानी कि फ्री फ्लोइंग होता है, एकदम तरल की तरह मिलेगा। और जबकि वो एक सूखा पाउडर है, ठीक है ना। अब इस सूखे पाउडर को इसका तरीका ये है कि क्योंकि हमें ये पाउडर जो है अपने पूरे खाद्य पदार्थ में मिलाना है,
तो ऐसा लवण मिश्रण होना चाहिए जो पूरे तरल में मिल सके। अपन कोई भी दूसरा ऐसा पदार्थ ले लेंगे कि जिसमें जो है जिसके कण मोटे होंगे तो वो पूरे मिश्रण है उसमें मिल नहीं पाएगा। तो इसमें मोटे तौर पे जो अभी मार्केट के अंदर जो है उपलब्ध है उनमें या तो थोड़ा सा हल्का पीला रंग है, क्योंकि ये असल में क्या है कि एक आयरन का सॉल्ट यानी कि लोहे का एक सॉल्ट होता है जो फेरस सल्फेट, उसका रंग आता है। और कई बारी जो है आपको थोड़ा सा गुलाबी रंग का मिलेंगे, तो हल्के गुलाबी। तो ये दोनों तरीके के जो लवण मिश्रण है ये बिल्कुल सही मिल जाते हैं। और कई बारी जो है ना लवण मिश्रण आपको दूसरे मिलेगा जिसमें छोटे छोटे कण बने हुए हैं, यानी कि छोटे छोटे मोती की तरह है। तो ये जो कण वाला मोती वाला है, छोटे मोती वाला, ये भी एक बहुत अच्छा तरल पदार्थ है, मतलब लवण मिश्रण है, ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तीसरा जो है वो तरल है, यानी कि उसको जो है लिक्विड फॉर्म में आजकल जो है मार्केट के अंदर उपलब्ध है। और इसे जो है ना मिश्रण उसमें मिलाया नहीं जाता, इसको केवल जो है जानवर को अलग से जो है हर रोज का 50 ml दिया जाता है। और जो सूखा पाउडर है या कण है तो उनको जो है ना अपन दूध के हिसाब से दे सकते हैं, यानी कि 5 ग्राम प्रति किलो दूध, क्योंकि 1 किलो दूध के लिए लगभग 3 ग्राम के लगभग कैल्शियम बाहर आता है, 3 और 4 1 ग्राम फास्फोरस, तो 4 ग्राम तो यही हो गया। कुछ जो है अपन 1-8 ग्राम फालतू देते हैं, अच्छा अधिक देते हैं ताकि उत्पादकता बनी रहे। अगर हम लवण मिश्रण नहीं देते हैं तो जो है पशु का दूध उत्पादन क्षमता कम हो सकती है, उसकी जो है प्रजनन क्षमता कम हो सकती है। इस लवण मिश्रण के साथ जुड़ा हुआ है हमारा नमक। तो नमक जो है अगर सभी पशुपालक भाइयों को देख के देना चाहिए कि जो देखो सबसे सस्ता नमक है वो मोटा नमक है। तो मोटा नमक जो है अपने घरेलू स्तर पे उसे जो है हर रोज और नहीं तो 50 ग्राम लगभग हर एक पशु को देना चाहिए, या तो चाटे में मिला के दे देना चाहिए और अन्यथा जो है ना वैसे दे देना चाहिए, खल में डाल के देना चाहिए। नमक जो है एक तो पशु की प्यास बनाए रखता है, और प्यास बनाने की वजह से, प्यास के वजह से जानवर जो है अधिक पानी पिएगा और उसकी भूख बढ़ेगी। मतलब पुराने जो शोध हमारे किए हुए हैं उनमें हमने देखा कि जब भी अपन जो है थोड़ा सा भी नमक देते हैं तो जो रेशे की पाचन क्रिया है पेट के अंदर पशु के, वो अच्छी हो जाती है। अपन को जो है दूध में फैट की मात्रा भी बढ़ सकती है। तो ये दोनों चीजें तो अवश्य जो है देनी चाहिए। और अगर आप जो है अपने स्तर पे बनाना चाहें लवण मिश्रण तो जो है सिंपल सा एक है कि जो एक डाई कैल्शियम फॉस्फेट जो है मार्केट के अंदर मिलता है, वो सभी जगह कमर्शियल फॉर्म में मिलता है। और दूसरा क्या है चूना जो है एक तो दीवारों पे लगाने वाला होता है, एक थोड़ा प्यूरिफाइड चूना आता है। इनको जो है अगर अपन 60-40 के अनुपात में मिला लें, 60% जो है DCP और 40% चूना, तो एक अच्छा छोटा सा मिश्रण बन सकता है। और इस मिश्रण को जो है आप 1 किलो दूध के ऊपर 5 ग्राम, और नहीं अगर अपन दाने मिलाना चाहें तो 2 किलो प्रति क्विंटल आहार, और साथ में 1 किलो नमक इसके साथ हमें जोड़ के मिलाना चाहिए। तो ये तो रहा लवण मिश्रण और नमक के बारे में जो है जानकारी, क्योंकि अक्सर पशुपालक भाई जो हैं घरेलू स्तर पे जो है कई बार नमक भी अलग से देते हैं, कई बार मिनरल मिक्सचर भी अलग से देते हैं, लवण मिश्रण देते हैं, तो उसका उनको ध्यान रखना चाहिए। जी सर, बहुत ही महत्वपूर्ण और बढ़िया जानकारी दी। क्या वो जो संतुलित आहार है वो घर भी बन सके? हाँ, इसमें जो है अपन जो है ना घरेलू स्तर पे बना सकते हैं। इससे पहले मैं एक चीज और का जिक्र और करना चाहूंगा कि देखो आहार के अंदर जो है एक तो आपके ये पदार्थ हैं जो अपन मिश्रण में डालते हैं, दूसरा आहार के वो उत्पाद हैं जिनको अपन जो है चारे के साथ जुड़े रहते हैं, यानी कि जैसे आपका मूंगफली चारा है, ग्वार का चारा है ना, मोठ का चारा है, ये भी तो आहार का हिस्सा है। तो आहार के इसमें इनमें जो है ना कई बार बहुत कमियां रहती हैं, तो जो है अपन जो है उसको पूरा संयुक्त मिश्रण भी बना सकते हैं। तो विशेषकर जो है क्योंकि ये जो भूभाग है इसमें जो है ना मूंगफली होती है। अब मूंगफली में अक्सर आप देखेंगे कि जो है मूंगफली का जो चारा है उसके अंदर थोड़ी बहुत ही मिट्टी आती है। तो एक तो लगभग जो है 5 से 8% तक मिट्टी रहती है, 5, 6, 7%। कोशिश अपनी ये रहनी चाहिए कि मिट्टी को अलग कर दें पशु को देने से पहले, वरना क्या है कि अगर पशु उसको खाता है तो जो है उसमें दुष्प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा क्या है कि जो मूंगफली की जो पत्ती है वो अक्सर आप देखेंगे कि अगर तो सूखे में आपने निकाल ली तो बिल्कुल हरी पत्ती मिलेगी आपको, डंठल भी अच्छे मिलेंगे और जो है पशु बड़े चाव से खा लेता है। पर कई बार क्या है कि थोड़ी सी नमी के कारण या ओस पड़ने के कारण जो है पत्तियां काली पड़ जाती हैं। तो ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे आहार को आप ना खरीदें, और अगर खुद खरीद के रखना है तो ऐसे समय पे खरीद के रख लें कि जिस समय जो है ताजा निकला हुआ हो और वो खराब ना हो। बाकी ग्वार की फलगटी जो अपन देखते हैं, ग्वार की फलगटी में भी मिट्टी आने की संभावना रहती है, उस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर वो जो है वो उसको छान लेना चाहिए या उसको किसी तरह से दंताली से जो है जब अपन डालते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि मिट्टी नीचे रह जाए और अच्छी चारा दे। बरानी जगह पे जब ग्वार उगाई जाती थी डंठल जो होते थे बड़े कम होते थे, तो आज 6 से 8%। अब जो है बहुत जगह पे सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हो गई है तो डंठलों की जो संख्या है वो
लगभग 20-22% पहुंच गई है। तो ऐसे में क्या है, जब ये चीज पशु के आहार में डलती है तो अक्सर आप देखेंगे कि पशु जो है उन डंठलों को चूज करके खाता नहीं है, यानी कि एक पशुपालक का 20% चारे का हिस्सा बेकार चला गया, पैसा भी दिया और काम भी नहीं आया। मोठ में और मूंग में इन चीजों की महत्व कम रहती है, क्योंकि मोठ मूंग का जो चारा है वो बहुत ही सॉफ्ट रहता है और वो केवल थोड़ी सी मिट्टी मिलने की स्वाभाविक रहता है, जो कि अक्सर अपन किसी पशुपालक भाई उसको छान के खा सकते। गेहूं की तूड़ी भी आपको जो है जब ताजी होगी तो अच्छी सुगंध आएगी, खुशबू आएगी, और जो है ना वो बाकी समय पर जो है आप जो है उसको खराब होने का व्यवस्था कम रहती है। अगर कहीं भीग जाए तो हो सकता है कि उसके अंदर जो है आपको थोड़ा ध्यान देना पड़े। तो ऐसे में पशुपालकों को ध्यान रखना चाहिए कि जब जहां पर भी वो उस चीज को संग्रहण करते हैं, स्टोर करते हैं, उसमें कहीं भी बारिश पड़ने की संभावना न रहे, नमी ना होवे। अगर अब अपन बात करें कि इसको जो है ना अपन संतुलित आहार जो है ना ये अपने स्तर पे अपन कैसे बना सकते हैं। देखो मोटे तौर पे जो है संतुलित आहार जो है एक पशुपालक भाई घर पे बना सकता है। देखो खड़ियां जो है वो भी घर के घरेलू स्तर पे उपलब्ध रहती हैं। गाँव में अक्सर लोग घानियों में तेल निकलवाते हैं और अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए लेते हैं, जैसे सरसों की खड़ है या सरसों की तेल है, अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, तेल निकाल के जो है इस्तेमाल कर लेते हैं, और खड़ जो है एक पशु के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसे में क्या है कि इनको मूंगफली की खड़ है, सरसों की खड़ है और जो है तिल की खड़ है, इन सभी को इकट्ठा करके इस्तेमाल करना चाहिए। इकट्ठा करके इसलिए इस्तेमाल करना चाहिए कि इसमें जो है हर चीज के गुण आ जाते हैं। जैसे अपन सरसों ले लें, दूसरे नंबर पे मूंगफली ले लें, तीसरे नंबर पे तिल ले लें, ठीक है ना। या अगर आप पैसा खर्च सकते हैं तो सोयाबीन में डाल सकते हैं, और अगर नहीं डालें तो ये कम से कम जो इस भूभाग में 2-3 जो उपलब्ध हैं इनको जो है अपन 3-2-1 के अनुपात में ले लें, यानी कि 3-2-1, यानी कि सरसों 3 हिस्से, 2 हिस्से मूंगफली और 1 हिस्सा जो है तिल। तो ऐसे में क्या है कि सभी तरह के एसेंशियल फैटी एसिड एक पशु को मिल जाते हैं, और जो है इस कुल हिस्सा इसका जो खली है इसका 30% होना चाहिए। यानी कि अगर हम 1 क्विंटल बनाते हैं तो 1 क्विंटल में 30 किलो खल डलती है, और 30 किलो को 3-2-1 के अनुपात में जो है अगर अपन मिलाते हैं तो आपका खल का हिस्सा जो है पूरा हो जाता है। दूसरा जो है अनाज का हिस्सा है। अनाज में अपन के अपने यहाँ मोटे तौर पे मक्का भी उपलब्ध है, जौ भी उपलब्ध है, बाजरा भी उपलब्ध है। इसे जो है ना अपन जो है ना 4-3-2 के अनुपात मिलाते हैं, यानी कि 4 हिस्से जो है मक्का, 3 हिस्से जो है जौ और 2 हिस्से जो है बाजरा, क्योंकि एक तो तीनों चारों मिलाने से प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ जाती है। दूसरा इसमें सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि जो हमारे यहाँ बहुत सारे पशुपालक भाई विलायती गाय भी पालते हैं, जो अक्सर आजकल ट्रेंड बना हुआ है। तो ऐसे में उनका जो फैट का उत्पादन है, यानी कि दूध, क्योंकि दूध का जो पैसा है वो दूध की फैट के ऊपर है, तो ऐसे में उनको जो है अपन मिला से डाल के कर सकते हैं। तीसरे हमारी खल की चूरी है, तो खल की चूरी गेहूं की चापड़ है, मूंग की चूरी है या अपनी, ये तीनों लगभग जो है ना चारों एक जैसे ही हैं, यानी कि 16-17% प्रोटीन है। गेहूं की चापड़ में थोड़ी सी कम है। आप जो है अगर बाकी चूरियां इस्तेमाल करें तो उसको जो है, और गेहूं की चापड़ अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप जो है इनको 2-1 के अनुपात में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि मूंग चूरी, मोट चूरी, उड़द चूरी का 2 हिस्से और 1 हिस्सा गेहूं की चापड़। तो इनको अपन इस्तेमाल करके इनका 3 हिस्से, तो इनको अब जो है 30-60 यानी कि 30% ये हो गया, 40% आपका जो है अनाज हो गया, और साथ में मिलाते हैं अपन जो है लगभग 2 हिस्से मिनरल मिक्सचर और 1 हिस्सा नमक। इसके सिवा जो है अगर पशुपालक भाई थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि पेट के कीड़े जो हैं बढ़ जाते हैं, और पेट के कीड़े जो है अनाज को पचाने के लिए कम्पीट करते हैं। तो ऐसे में क्या है कि अपन कौन सी ऐसी सस्ती चीज इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे जो है ना ये चीज कम हो जाए और पशु का उत्पादन बढ़े। हमारे यहाँ किसान भाइयों हर घर में नीम है, और नीम को जो है अगर अपन 1 पाव भर भी अगर पशु को देते हैं ताजा नीम पत्ते, तो जो है उनको इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, और जो है ना तो पशु दूध में कड़वापन आता है, पेट के कीड़े भी साफ हो जाते हैं। नीम के अंदर 15% प्रोटीन रहती है। तो अगर अपन इसको जो है यानी कि 1 क्विंटल के अंदर 200 ग्राम भी डालते हैं सूखे पत्तों को, तो भी जो है बहुत अच्छा असर आता है। ऐसी गिलोय है, गिलोय जो है घर घर में उपलब्ध है, आप उसको चूरा कर सकते हैं। थोड़ा सा तना मोटा होता है तो कूटा जाता है, और 100 या 200 ग्राम अगर आप इस्तेमाल करते हैं प्रति क्विंटल, बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं दूध के लिए। बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर। हाँ देखो, 4 बार तो जो संतुलित आहार बनावे नहीं और तो सुनियो, लेकिन बाद में जो नीम और गिलोय की बात कही नहीं, आ महत्वपूर्ण बात है। आप यार देखो पाचन भी हो जावे और स्वास्थ्य भी बनियो रहे और दूसरो उत्पादन भी बढ़े, यानी कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो देखो चौपाल में जब भी विशेषज्ञ पधारे नहीं तो आपने मिले बातें सु अनमोल खजानो, और वो खजानो आपने निरंतर मिलतो रहसी, इसी में आशा करूँ। तो साथ देखो आज चौपाल में जानकारी देने
सारू पधार्या राष्ट्रीय ओष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु डॉक्टर आर.के. सावल और आज आप पशु आहार चयन विषय पर बातचीत करी। तो डॉक्टर आर.के. सावल साहब, आप हमारे चौपाल में पधार्या, इन सारू आपने देवा धन्यवाद और आपने करा में राम राम सा। राम राम जी, राम राम। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ओष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन कार्यक्रम रा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्री महेश्वर नारायण शर्मा रे। सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री। हमें माने आज्ञा दिराव सा। मोकला मोकला राम राम सा।